अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं नया नॉवेल लेकर आई हूँ। तो ये सिलसिलेवार नॉवेल होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 2 से 3 एपिसोड डेली अपलोड करूँ, और ये नॉवेल भी यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा पिछले नॉवेल की तरह। तो इसके बारे में मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये नॉवेल आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा और बेल आइकन को भी प्रेस करेगा। इससे ये होगा कि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और हो सके तो मेरी तमाम वीडियो को लाइक्स भी करेगा। तो चलिए, अब ज़्यादा देर नहीं करते, आज इसकी पहली एपिसोड हम रीड करते हैं। इस्माइल सलमान, आपका निकाह सलान अहमद के साथ 22-3 लाख हक महर किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। इतनी भी क्या जल्दी है आपको मौलवी साहब, के दूल्हे के आने का इंतज़ार भी नहीं किया आपने? इससे पहले कि वो इकरार में जवाब देती, जब कमरे में उभरती एक और आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह साकित हो गई थी। जिस बात का डर था वही हुआ था, वो उस तक पहुँच चुका था। इस्माइल ने झटके से चेहरा ऊपर उठाया, जिसकी वजह से घूंघट की शक्ल में लिया दुपट्टा शानों पर ढल गया था। आहन रज़ा मीर चेहरे पर सर तासुरात सजाए उसे गुस्से से घूर रहा था। असला से लेस गार्ड्स उसके पीछे मौजूद थे। मौलवी साहब, आप निकाह शुक्र है, मेरी बेटी का निकाह अरसलान से ही होगा। सलमान साहब उसे वहाँ देखकर दिल में मौजूद डर के बावजूद अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए बोले। जब सलमान साहब की बात को नज़रअंदाज करते वो शाहाना चाल चलता आगे बढ़कर इश्माइल के साथ बैठी सितरा को हटने का इशारा करता हुआ उसके पास जा बैठा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? और ये इश्माइल इसकी हरकत पर तैश में आती अभी बोली ही थी जब आहन के इशारा करने पर उसके आदमी ने इश्माइल के पापा और भाई के सर पर बंदूक रखी थी। इश्माइल ने आंखें फाड़े आहन की तरफ देखा, जो वार्न करती नज़रों से इसे देख रहा था। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसका सबूत भी तुम्हें मिल जाएगा अपने बाप और भाई को खोकर। अगर तुमने मेरे साथ निकाह से इनकार किया तो बोलो, तैयार हो मेरे साथ निकाह के लिए? उसकी बात सुनते इश्माइल ने रोती आंखों से सलमान साहब और आहत की तरफ देखा था, और बेबसी से सर अस्बात में हिलाया था। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इश्माइल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, करने दो इसे जो ये करना चाहता है। सलमान साहब गुस्से से आहन की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए बोले, देखिए सर, आप लोगों ने यहाँ पहले ही फरार होकर जो इतनी बड़ी गलती की है उसकी सज़ा अभी बाकी है। मज़ीद कुछ ऐसा ना करें जिस पर आप लोगों को पछताना पड़े। माफ़ तो मैं किसी को नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। आहन ने सख्त लहजे में पावर करवाया था। बेटा प्लीज़, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरी बेटी तुमसे निकाह नहीं करना चाहती, क्यों कर रहे हो ज़बरदस्ती? छोड़ो इन्हें। अस्मा बेगम रोते हुए इसके सामने हाथ छोड़ती हुई बोली थी। वहाँ मौजूद बाकी लोग बिल्कुल खामोशी से अपनी जगह डरे बैठे थे। कोई भी इनके मामले में घुसकर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। देखिए वालदा साहिबा, आप मेरे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, ऐसा मत करें, और इस सब का फ़ायदा भी नहीं है। जब मैं अपनी मर्ज़ी करने पर आऊँ तो मेरी सगी माँ भी मुझे नहीं रोकती, क्योंकि वो जानती है मैं अपना कहा पूरा करके रहूँगा। तो प्लीज़ ये सब करके मुझे शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश मत करें। वो रिटाई से बोलता इन्हें खामोश करवा गया था, और इश्माइल का दुपट्टा पकड़कर वापस घूंघट की तरह उसके चेहरे पर डाल दिया था। जब उसके इशारे पे मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया था, और वो कुछ ही देर में मैं ना चाहते हुए भी इश्माइल आसमान से इश्माइल आहन रज़ा मीर बन चुकी थी। सुबह बखैर एवरीवन, इश्माइल डाइनिंग टेबल पर आते हुए बोली थी। इश्माइल, आराम से बैठकर खाना खाओ, ये क्या तरीका है नाश्ता करने का? अस्मा बेगम इसे यूं खड़े खड़े जूस का ग्लास मुंह से लगाते देखकर टोकते हुए बोली, मम्मा प्लीज़, टाइम नहीं है, मैं लेट हो रही हूँ। इश्माइल जल्दी जल्दी ब्रेड खाते बोली, पापा देखिए अपनी लाडली बेटी की हरकतों को, आप सिर्फ हमें ही डांटते रहते हैं। 15 साल हाथ मुंह बनाते इश्माइल की चुगली करने वाला था करता बोला, चुप करके बैठे रहो छोटे। पापा मुझे इसलिए नहीं डांटते कि मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचने के लिए जल्दी कर रही हूँ। तुम दोनों की तरह आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करके स्कूल से लेट होने की कोशिश नहीं कर रही। इश्माइल इसे लथाड़ते हुए बोली। सलमान साहब उनकी बातों पर मुस्कुराते खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। आप ही, लेकिन आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती कि आपके बाबा की कुछ ज़्यादा ही फेवरेट हैं। हुमा भी मुंह चढ़ाते हुए बोली, क्योंकि वो दोनों इस बात से बहुत जेलिस होते थे कि हमेशा से इश्माइल सलमान साहब की लाडली रही थी। हाँ तो तुम लोग भी बनो ना फेवरेट, मैंने कब मना किया है, पर उससे पहले अपनी शरारतें कम करनी पड़ेगी तुम लोगों को, जो कि तुम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। ओके, मैं जा रही हूँ। दोनों ने बातों में लगाकर मुझे मज़ीद लेट करवा दिया। इश्माइल सलमान साहब और सस्मा बेगम का गाल चुपकर उनसे दुआ लेती उन दोनों को घूरती जल्दी से वहाँ से निकल गई थी। सलमान साहब और सस्मा बेगम की 3 औलादी थी। सबसे बड़ी इश्माइल सलमान, जो MBBS करने के बाद अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, जिसका शुमार शहर के बड़े हॉस्पिटल में होता था। उससे छोटी हुमा सलमान थी, जो इंटरमीडिएट करने के बाद अब यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा रखती थी। सबसे छोटा आहा सलमान था, जो मैट्रिक का स्टूडेंट था।
सलमान साहब एक सरकारी मुलाजिम सफ़ेद पोश इंसान थे। उनकी ज़िंदगी का गुज़र-बसर बहुत अच्छे से हो रहा था। वो अपने छोटे से घराने में बहुत खुशहाल और मुतमईन थे। देखिए, आप यूँ आईसीयू के सामने गन्स उठाकर नहीं खड़े हो सकते। प्लीज़ आप उस तरफ चले जाएँ। नर्स मस्कीन सी सूरत बनाकर उन हट्टे-कट्टे गार्ड्स को देखती बोली, जो इसके कितनी बार कहने के बाद भी अपनी जगह से हिले तक नहीं। जब तक मेरे बेटे के बारे में कोई अच्छी खबर ना मिल जाए, ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएँगे। क्या कर रहे हैं डॉक्टर अंदर इतनी देर से? बताते क्यों नहीं कुछ? हसनैन रज़ा मीर परेशानी और बेचैनी के साथ बोले थे। उनका जान से अज़ीज़ इकलौता बेटा इस वक़्त आईसीयू में था। नशे में गाड़ी चलाने की वजह से उसका बहुत बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इत्तला मिलते ही वो अपने भाई फुरकान रज़ा मीर के साथ गार्ड्स को लेकर शहर के लिए निकल आए थे। लेकिन डॉक्टर इन्हें कुछ बता ही नहीं रहे थे, उस वक़्त से उनकी जान सूली पर अटकी हुई थी। डॉक्टर कैसा है मेरा बेटा? इतनी देर क्यों लग रही है अंदर? डॉक्टर शहरयार और डॉक्टर इशमल को आईसीयू से निकलता देखा हसनैन रज़ा मीर जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते बोले, देखिए उनके बाजू पर काफ़ी गहरी चोट आई है और कुछ काँच के टुकड़े टूटकर बाजू में फँस गए थे, जिसकी वजह से हमें सर्जरी करनी पड़ी। लेकिन अब ख़तरे की कोई बात नहीं। उन्हें रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर शहरयार ने तफ़सील से बताते उनकी परेशानी दूर की थी। हसनैन रज़ा मीर सुख का साँस लेते पीछे हटे थे और फुरकान रज़ा मीर को घर में इन्फॉर्म करने का कहा था, जहाँ से कितनी बार फ़ोन आ चुका था। वहाँ भी सब बहुत परेशान थे। घर की औरतों को इस तरह हॉस्पिटल आने की इजाज़त नहीं थी। इशमाइल ये जो पेशेंट कल एक्सीडेंट के बाद आया था, कुछ ज़्यादा हैंडसम नहीं है यार। उसकी आंखें बंदे को अपना दीवाना बना देती है। काश तुम्हारी जगह मेरी ड्यूटी वहाँ लगी होती। सिद्रा उसके साथ स्टाफ रूम की तरफ जाते ठंडी आ भरते हुए बोली, जब अशमल उसे देख कर रह गई थी। सुबह से 4 डॉक्टर से पहले ही वो ये बात सुन चुकी थी। काश वाकई मेरी जगह तुम्हारी लग जाती, क्योंकि कल से उसने मुझे तंग कर रखा हुआ है। एक दिन में ही दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, और देखता ऐसे घूर घूर कर है। अगर वो मेरा पेशेंट ना होता तो बताती मैं उसे। इशमाइल दांत पिसती बोली, वैसे ही डिस्चार्ज कब होना है? उसने सिद्रा उसकी उकताई हुई शक्ल देखकर बोली, अभी तो उसके बाजू का ज़ख़म काफ़ी गहरा है, शायद कुछ दिन लग जाएँ। अजमल सोफ़े पे बैठकर सामने बड़ी फ़ाइल उठाते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा वो रूम नंबर 27 के पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं मुझे बाजू में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। नर्स उसको पैगाम सुनाते हुए बोली, इस बंदे के साथ मसला क्या? आखिर चलो मैं आ रही हूँ। इशमल ने ज़ोर से फ़ाइल वापस पे टेबल पर पटकी दी, क्योंकि कल से इस पेशेंट ने ऐसे ही उसकी नाक में दम कर रखा हुआ था। जब सिद्रा ने उसके चेहरे पर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। हाँ, हँस लो तुम, अल्लाह करे तुम्हें भी कोई ऐसा पेशेंट मिले जो समझ आए तुम्हें भी। और लगता है ये तो पहली बार किसी हॉस्पिटल में आया है, जिसको यही नहीं पता कि डॉक्टर फुल टाइम किसी एक पेशेंट के पास खड़े होकर उसे एंटरटेन नहीं कर सकती। इशमत नाचार उठते हुए बोली, आहन रज़ा मीर को जब एक्सीडेंट के बाद लाया गया था तो वो नशे में था, जिससे इशमत को उसके बारे में काफ़ी हद तक ये तो समझ आ चुका था वो किस तबीयत का मालिक है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे दूर रहना चाहती थी। देखिए मीर साहब, आप मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ज़ख्म कैसे ठीक होगा? इशमल इसके रूम में आती चेहरे पर अपनी मखसूस प्रोफेशनल मुस्कुराहट सजा कर बोली, मैंने ये कब कहा कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है, लेकिन इस नर्स से नहीं, तुमसे। डॉक्टर और चेकअप भी करो मेरे बाजू का, इसमें सुबह से बहुत दर्द है। आहन रज़ा भी अशमल के चेहरे पर नज़र गाड़े बोला, बेबी पिंक कलर के कपड़ों पर सफ़ेद कोट पहने, सूट के हम रंग दुपट्टे को सलीके से ओढ़ी हुई सादगी में भी कदम ढहा रही थी। आहन की नज़रें बार बार दुपट्टे के हाले में मौजूद उसके चेहरे पर फिसल रही थी, जिसे महसूस करके ईश्वर ने नागवारी से पहले पहलू बदला था। नर्स मेडिसिन दे मुझे। नर्स ने मेडिसिन और पानी का गिलास लेती वो उसकी तरफ बढ़ी थी। एक दिन में वो इतना तो जान गई थी कि ये शख्स हद दर्जा ज़िद्दी था, अपनी बात मनवाए बगैर नहीं रहेगा। गिलास पकड़ते इशमल का हाथ उसके हाथ से टच हुआ था, जिस पर इशमल ने फ़ौरन हाथ पीछे खींचा था। मेरा ज़ख्म भी चेक करो। मेडिसिन लेने के बाद अगला ऑर्डर जारी हुआ था। मैंने सुबह ही आपके बाजू की ड्रेसिंग चेंज की है, इस तरह बार बार खोलने से आपका ज़ख्म ठीक नहीं होगा। आप प्लीज़ समझे मेरी बात को। इशमल नहायत तहम्मुल से बोली थी, क्योंकि जानती थी वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा है, तो मैं चाहता ही कब हूँ कि ज़ख्म ठीक हो। वो इशमल की तरफ देखता नर्स की भी परवाह किए बगैर ठंडाई से बोला, अब आप रेस्ट करें, मैं बाकी पेशेंट को देख लूँ। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए मजीद इसकी कोई बात सुने बगैर वहाँ से निकल गई थी। इंटरेस्टिंग, मुझे ये नहीं पता था कि इस बोरिंग हॉस्पिटल में कोई इतना इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मौजूद होगी, वरना बहुत पहले ही एक्सीडेंट करवा कर आ जाता यहाँ। डॉक्टर इशमल, तुम मुझे जितना मुझसे भागोगी मैं उतना ही तुम्हें पास बुलाऊंगा अपने। उसकी इतनी अजलत पर आहन रज़ा मेरे दिल में सोचते मुस्कुराया था।
एक्सक्यूज़ मी आहन रज़ा मीर इस हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे इनका रूम नंबर बता दें। इशमल रिसेप्शन के पास से गुजर रही थी जब उसे वहाँ एक बहुत ही मॉडर्न सी लड़की खड़ी नज़र आई थी जो आहन रज़ा मीर से मिलने आई थी। शायद उसके हुलिये से वो इतना अंदाज़ा तो लगा चुकी थी कि ज़रूर इस छिछोरे की कोई गर्लफ्रेंड ही हो सकती है। इशमल सर झटकती वार्ड की तरफ बढ़ गई थी। डॉक्टर इशमल, वो रूम नंबर 27 के पेशेंट है, आपको 2-3 दफ़ा बुला चुके हैं, आप प्लीज़। अभी वार्ड में वो पहले मरीज़ की तरफ ही बढ़ी थी जब नर्स ने उसे फिर से आहन रज़ा मीर का पैगाम देते बेचारगी से कहा था, मैं अभी इन मरीज़ों को देख लूँ फिर जाती हूँ। वैसे भी अभी मीर साहब की ख़ास मेहमान आ चुके हैं, फ़िलहाल बिज़ी होंगे वो। उन नर्स को जवाब देती बोली। वार्ड के मरीज़ों को चेक करते हुए उसे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। यही सोचकर वो आहान के रूम की तरफ बढ़ी थी कि अब तक उसकी वो गर्लफ्रेंड जा चुकी होगी। अब वैसे भी उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म होने वाला था और फिर उसे घर के लिए निकलना था। रूम में कदम रखते सामने का मंजर देखकर इशमल ने फ़ौरन से नज़रें नीचे की थी। वो लड़की आहान के पास बेड पर बैठी बिल्कुल उसके ऊपर झुकी न जाने क्या कर रही थी। इशमल इस बेहयाई पर शर्म से सुर्ख होती पलटने ही लगी थी जब आहट पर इन दोनों ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा था। अरे डॉक्टर साहिबा, वहाँ वापस कहाँ जा रही हैं, अंदर आइए ना। उसे वहाँ से पलटता देखकर आहान जल्दी से बोला था। जब ना चाहते हुए भी अशफल अंदर की तरफ बढ़ी थी। वो लड़की अभी भी वैसी उसके करीब बेड पर बैठी थी। तानिया, इनसे मिलो, ये हैं डॉक्टर इशमल, इतने दिनों से मेरे बहुत अच्छा सा ख्याल रख रही हैं। आहान इशमल के लाल पड़ते चेहरे को बखौर देखता तानिया को बताते बोला था। ओ, अब मैं समझी आहान रज़ा मीर का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर दिल क्यों नहीं चाह रहा। तानिया भी इशमल का सर से पैर तक जायज़ा लेते बोली। उसे इस डॉक्टर की खूबसूरती एक नींव भाई थी। तानिया आहान की सबसे करीबी दोस्त थी और उसे बेहद पसंद करती थी। कुछ दिनों से आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से वो आहान से मिल नहीं पाई थी, इसलिए आज वापस आते ही सबसे पहले आहान के पास आई थी। वैसे काफ़ी अक्लमंद हो तुम, इतनी जल्दी समझ गई। आहान, उसकी बात तो मैंने ख़याजी से मुस्कुराता बोला था। उसका जवाब तान्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसे इस लड़की से अजीब-सी जेलसी महसूस हुई थी। ओके आहान, अब मैं चलती हूँ, जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम इस तरह बेड पे लेटे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इससे पहले कि इशमल उनकी बातों पर इन्हें टोकती, तान्या अपनी बात कहती उठी थी और एक बार फिर झुककर आहान के चेहरे पे बूसा देती वहाँ से चली गई थी। जबकि इशमल दिल ही दिल में उसकी हरकत पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर रह गई थी। लेकिन मग़रिब की पैरवी करते वो लोग इतनी आगे निकल चुके थे कि उन लोगों को शायद अभी आम सी बात थी। इशमल खुद भी जल्दी से उसका चेकअप करती वहाँ से निकल गई थी। बेटा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ डिस्चार्ज करने की, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, वो देखना चाहती है तुम्हें। हसनैन रज़ा मीर आज फिर उसे साथ आने के लिए राज़ी कर रहे थे जो पिछले 1 हफ़्ते से उनके इतना कहने के बावजूद भी डिस्चार्ज होने के लिए तैयार नहीं था। उनकी समझ से बाला-तर था ये बात कि पहले हॉस्पिटल के नाम से चिढ़ने वाला अब वहाँ से निकलने को तैयार ही नहीं था। बाबा बोला है ना मैंने आपको, जब तक मेरा ज़ख्म बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगा। आप इस बारे में मज़ीद कोई बात नहीं सुनना चाहता। आहान के दो टोक लहजे पर हसनैन रज़ा मीर ने हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार कर ली थी। हर एक पर अपना हुक्म चलाने वाले अपने बेटे के सामने आकर बेबस हो जाते थे, जो ज़िद और गुस्से में उनसे भी बहुत आगे था। पास खड़ी नर्स को हिदायत देती इशमल ने उसकी बात पर दिल ही दिल में से कोसा था, जो किसी सूरत यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था और पिछले 1 हफ़्ते से उसकी जान अज़ाब में डाली हुई थी। उसका ज़ख्म अब काफ़ी बेहतर हो चुका था। डॉक्टर साहिबा, मेरे बेटे का अच्छे से ख़्याल रखा जाना चाहिए। इसके मामले में मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। इशमल को अपने रोबदार लहजे में हिदायत देते वो आहान से मिलकर गार्ड्स के साथ वहाँ से निकल गए थे। डॉक्टर साहिबा, तुम कहाँ जा रही हो? शायद तुमने सुना नहीं, अभी मेरे वालिद मोहतरम क्या कह कर गए हैं। इशमल बाहर की तरफ बढ़ी थी जब आहान की बात पर पलटकर उसे सवालिया नज़रों से देखा था। मेडिसिन तो दे दी है आपको, इससे ज़्यादा आपका और कैसे ख़्याल रखा जाए। उस तरफ देखते अशमल लफ्ज़ों को चबा-चबा कर बोली थी। उसका दिल करता था उस शख़्स की आँखें नोच ले जिनसे उसे बेबाकी से घूरता था। करीब तो आओ बताता हूँ कैसे ख़्याल रखा जाता है, अब इतने दूर से कैसे समझ आएगी। उसे पास आने का इशारा करता हुआ मैंने ख़ियाजी से बोला था। व्हाट रबिश, आपके इतने दिनों से फ़िज़ूल हरकतें मैं ख़ामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। वो और लड़कियाँ होती होंगी जिनको ये सब पसंद होगा, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। आप उन्हीं पर ही सब ट्राई करें। मुझे ज़्यादा समझने की गलती मत कीजिएगा। उसकी बात और लहजे पर इशमल गुस्से से लाल होती हुई बोली। जब इशमल की बात सुनकर अहम रज़ा मीर ने कहकमा लगाया था। अभी तो मैंने कोई फ़िज़ूल हरकत भी की भी नहीं है डॉक्टर, तुम अभी से तंग आ गई। आगे क्या होगा तुम्हारा जब मैंने सच में कोई हरकत कर दी तो? और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उन सब जैसी नहीं हो जो मेरे एक इशारे पर मेरी बाहों में होती हैं। लेकिन हाँ, तुम पर कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर आना तो तुम्हें यहीं होगा। शट अप, बहुत हो गई तुम्हारी फ़ुज़ूल बकवास। मैं किसी सूरत मजीद इस रूम में ड्यूटी नहीं करूँगी। अशमल गुस्से से कहती वहाँ से निकल गई थी।
मासूम सी डॉक्टर साहिबा, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारा ये मुझ पर चलाना तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। इशमल के यूँ गुस्से से जाने पर आहान रज़ा भी आगे का सोचते हुए बोला था। पहली नज़र में डॉक्टर इशमल इसे बहुत पसंद आई थी और ऊपर से इसका एटीट्यूड सब जिस तरह वो आहान रज़ा मीर जैसे शानदार शख्स वो इग्नोर करती थी, ये बात आहान रज़ा को मज़ीद उसकी तरफ मुतवज्जा कर गई थी। हर जगह की तरह यहाँ पर भी उसने बहुत सी डॉक्टर्स को उसके स्टेटस और पर्सनैलिटी से मरूब होते देखा था, लेकिन डॉक्टर इशमल उससे सबसे मुख्तलिफ थी। वो उसकी नज़रों में भी बाकियों की तरह अपने लिए सताइश देखना चाहता था, लेकिन उसकी निगाहों में अपने लिए नागवारी देखकर वो उसे मज़ीद ज़िद करता रहता था। वाह अभी क्या बना रही हैं आप? हुमा किचन में दाखिल होती हुई बोली। ईश्वर ने आज हॉस्पिटल से छुट्टी की थी। इतने दिनों की टफ रूटीन से वो थक चुकी थी, थोड़ा रेस्ट चाहती थी और कल ही उसने अपने सीनियर डॉक्टर उस्मान से बात करके आहान रज़ा मीर के रूम से अपनी ड्यूटी हटवा ली थी। अब वो काफ़ी मुतमईन थी और मज़े से कुकिंग करते आज का दिन इंजॉय कर रही थी। उसे कुकिंग करने का बहुत शौक था, उसके हाथ में जायका भी बहुत था। इस वक्त भी बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, जिस पर हुमा किचन में खिंची चली आई थी। बिरयानी अहाद की फरमाइश पर इशमाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस उसी की बात की अहमियत है आपके आगे। मैं जो इतने दिनों से केक की फरमाइश कर रही हूँ वो भूल गई आप? हुमा मुंह फैलाते नाराज़गी से बोली थी। मेरी ड्रामा क्वीन, ज़रा फ्रिज खोल कर तो देखो। इशमाल की बात पर हुमा जल्दी से फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। वाओ आपी, यू आर द बेस्ट। फ्रिज में बड़ा बड़ा केक देखकर हुमा प्यार से उसका गाल छूती खुशी से बोली, जिस पर इशमाल हल्का सा मुस्कुराई थी। वाह मज़ा आ गया आज तो खाने का। सलमान साहब डिनर ख़त्म करते बोले, ये आप सब लोग तो ऐसे ज़ाय कह रहे हैं जैसे रोज़ बद जायका खाने खाने को मिलता है आप सबको। अस्मा बेगम मुस्नुई नाराज़गी चेहरे पर सजाती बोली, बेगम आप भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन जो बात मेरी बेटी के हाथ के खाने में है उसमें नहीं। सलमान साहब मुस्कुराते बोले, हाँ वैसे ये बात तो मैं भी मानती हूँ। अस्मा बेगम प्यार से अशमल की तरफ देखती बोली, अच्छा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में अहमद ने आना है तो इधर चाय भिजवा दीजिएगा। सलमान साहब अपने दोस्त का बताते वहाँ से उठ गए थे। अहमद उनके बहुत करीबी दोस्त थे, उनके एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना था। उस डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उसके अलावा किसी से इलाज नहीं करवाना। आन रज़ा मीर अपनी वजिया चेहरे पर गुस्से के तासुरात सजाए सामने खड़ी नर्स की तरफ देखता करक लहजे में बोला। नर्स उसके चिल्लाने पर सहम कर जल्दी से वहाँ से निकली थी। डॉक्टर इशमल पिछले 2 दिनों से इसके रूम में नहीं आई थी। इसका मतलब यही था कि अपने कह के मुताबिक वो अपनी ड्यूटी हटवा चुकी थी वहाँ से। डॉक्टर इशमल आपको डॉक्टर उस्मान बुला रहे हैं। वो अभी अपनी ड्यूटी करके सिद्रा के साथ कैंटीन में आकर बैठी थी, जब वार्ड बॉय इसके पास आता बोला, ओके उन्हें कहे मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। इशमल को शिद्दत से चाय की तलब हो रही थी, चाय पिए बगैर उठने का बस उसको बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। वो रूम नंबर 27 के पेशेंट ने बहुत हंगामा खड़ा किया हुआ है, इसलिए डॉक्टर उस्मान का कहना है कि अभी और इसी वक्त उधर पहुँचे। उसको ना उठता देखकर वार्ड बॉय फिर बोला था। उसकी बात सुनते चाय की तरफ जाते इशमल के हाथ वहीं रुके थे। आंखों में नागवारी की लहर दौड़ गई थी। मैंने कहा ना मीर साहब दीवाने हो चुके हैं तुम्हारे, किसी सूरत अपने रूम से तुम्हारी ड्यूटी हटते नहीं देखेंगे। सिद्रा उसका गुस्से से लाल होता चेहरा देखकर बोली। जब उसकी बात का जवाब दिए बगैर अजमल गुस्से से उठी थी। डॉक्टर उस्मान उसे रूम के बाहर ही खड़े मिले थे। सर आपने बुलाया मुझे? रूम के दरवाजे की तरफ दिखती वो खुद पर कंट्रोल करती बोली, अच्छे से जानती थी उन्होंने इसे यहाँ क्यों बुलाया है। डॉक्टर इशमल माजरत के साथ, लेकिन मैंने आपको इस रूम में वापस ड्यूटी लगा दी है। अगर ये मामला मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर आपके साथ ताउन करता। इशमल ने डॉक्टर उस्मान की तरफ निगाह उठाकर देखा और जो इसी हॉस्पिटल के मालिक होने के बावजूद भी उस रईसज़ादा के सामने काफ़ी बेबस लग रहे थे। इशमल को अपना ऑर्डर सुनाते उससे नज़रें चुराते वहाँ से निकल गए थे। इशमल ने जैसे ही रूम में कदम रखा उसकी नज़र सामने बेड पर तकियों से टेक लगाकर लेटे आहान रज़ा मीर पर पड़ी थी, जो चेहरे पर फातहाना मुस्कान सजाए शौक नज़रों से उसे देख रहा था। मुझसे पीछा छुड़वाने की नाकाम कोशिश करना छोड़ दो डॉक्टर इशमल। सलमान उसे सामने खड़ा देखकर वो जताते लहजे में बोला था, फिर बैठ के उठता उसके सामने आ खड़ा हुआ था। जब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं तो जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? इसमें सर उठाकर उसकी तरफ देखती हुई बोली, ठीक किसने किसने कहा मैं ठीक हो गया हूँ, बल्कि तुमने तो मुझे मज़ीद अपना बीमार बना दिया है। आहान उसकी आंखों में देखता बोला, देखो प्लीज़ मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं, मैं एक बहुत ही सादा और शरीफ घराने की लड़की हूँ। प्लीज़ मेरे इस बिहेव से मेरी काफ़ी बदनामी हो सकती है। इशमल तहम्मुस से समझाते बोली, क्योंकि हॉस्पिटल में वो अपने बारे में आहान की हरकतों की वजह से कुछ गलत बातें सुन चुकी थी। आहा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा घराना शरीफ नहीं है? उसकी बात का अपना ही मतलब निकालता वो मजाक उड़ाते हुए बोला,
जब इशमत से अपनी बात इतनी संजीदा बात की ऐसे जवाब पर गुस्से से उसकी तरफ देखा था। आहन की नज़र उसके गुस्से से फूले चेहरे पर अटक कर रह गई थी। वो जब भी गुस्से में होती थी उसकी गुलाबी नरम नरम से फूले हुए गाल मजीद फूल जाते थे। और इस वक्त भी यही हुआ था जब उसके करीब खड़े आहन रज़ा मीर ने बेखुदी में उनको छूने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका इरादा भांपते इशमत उसका हाथ झटकती पीछे हुई थी। अपना हाथ झटकने पर आहन ने गुस्से से इशमत की तरफ देखा था। ज़ख्म की परवाह किए बगैर उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया था। छोड़ो मेरे हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? छोड़ो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। इशमत उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करती चिल्लाई थी। ओके मचाओ शोर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी वो क्या कह रही थी तुम? हाँ, बदनामी हो सकती है। उसकी दोनों हाँ कलाइयों को एक हाथ की गिरफ्त में लेते दूसरे हाथ से उसके गाल को छुआ था। इशमत ने फ़ौरन नखुश से अपना चेहरा पीछे किया था। तुम्हारा ये अंदाज़ा मेरे तुम्हारा ये अंदाज़ मेरे अंदर मौजूद तुम्हें हासिल करने के जज़्बात को मज़ीद हवा दे रहा है। इसलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब से तुम पर सिर्फ़ मेरा हक है, और हाँ, वो दुनिया दिखावे के लिए बाकी की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो भी जल्द ही पूरी कर दूँगा मैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ इस हॉस्पिटल से, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम सिर्फ़ मेरी हो। उसकी कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद करते उस पर एक गहरी नज़र डालता वो वहाँ से निकल गया था। उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग थे, इसलिए वो मज़ीद अब यहाँ नहीं रुक सकता था। इशमत ने अपनी कलाइयों की तरफ देखा जो उस शख्स की सख्त गिरफ्त की वजह से बिल्कुल लाल हो चुकी थी, और वो दुपट्टे से अपने गाल को रगड़ती परेशानी से सर पकड़ती वहीं बैठ गई थी। बेटा तुम रेस्ट कर लो, कुछ दिन काम तो होता रहेगा, अभी 2 दिन पहले तो डिस्चार्ज हुए हो और तब से मुसलसल काम में मसरूफ़ हो। हसनैन रज़ा मिर्ज़ की तरफ देखते फ़िक्रमंदी से बोले, मैं भी तो इसे कब से यही कह रही हूँ, ये पर मेरी बात कब सुनता है ये? हाजरा बेगम भी बेचारगी से आहन की तरफ देखती बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतने दिनों से रेस्ट ही कर रहा हूँ। आहन उनकी बातों पर सपाट से अंदाज में बोला, पहले आप दोनों मुझे ये बताएं, ये हिना की शादी का क्या मामला है? मैंने आप लोगों को मना किया था ना, इनकार कर दे उन लोगों को, हिना की शादी वहाँ नहीं होगी। मेरे चंद दिनों की बेखबरी में आप लोगों ने उसकी बात भी पक्की कर दी। मेरा सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था, मरा नहीं था। अहान उन दोनों की तरफ देखकर सख्त तासुरात के साथ बोला था, अल्लाह न करे कैसी गलत बात मुँह से निकाल रहे हो। देखा हसनैन, आपने मेरे बेटे के आते ही साथ उन दो माँ बेटियों ने कर दी उनसे हमारी चुगली। हाजरा बेगम गुस्से से पहलू बदलती हुई बोली, तो क्या गलत किया उन्होंने? अगर आपकी सगी बेटी होती क्या आप उनके साथ भी ऐसी करती? आहन हाजरा बेगम की बात पर उनकी तरफ देखता बोला, लेकिन मैं इन लोगों को ज़बान दे चुका हूँ। आहन की बात पर हसनैन रज़ा मीर फ़ौरन बोले, तो ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आप तो जैसे ये बात भूल ही बैठे हैं कि वो दोनों आपकी सगी औलादें हैं। लेकिन जो भी है, मैं उस बारे में अब मज़ीद कोई बहस नहीं करना चाहता। हिना की शादी वहाँ बिल्कुल नहीं होगी। अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का कोई और तरीका ढूँढें आप। हिना की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूँगा। आहन हसनैन रज़ा मीर को तंज़िया अंदाज में पावर करवाता वहाँ से उठ गया था। देखा कैसे आते साथ ही मेरे बेटे को उन लोगों ने पटिया पढ़ा दी, और आपका कहना है कि बेचारी हैं वो? बेचारियाँ ऐसी नहीं होती हैं। हाजरा बेगम अपना प्लान ख़राब होते पर गुस्से से बनाती भुनाती बोली, जबकि हसनैन रज़ा मीर ने उस वक्त खामोश रहना ही ठीक समझा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आहन दरवाजे पे हल्का सा नॉक करते हुए बोला, मेरी जान अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? आसमा बेगम आहन की आवाज़ सुनते ही खुशी से बेड से उठती बोली, माशाल्लाह बेटा कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तुम्हारे एक्सीडेंट का सुनकर तो दिल इतना बेचैन था, अब तुम्हें अपने सामने सही सलामत देखकर सुकून आया है। आसमा बेगम उसकी परेशानी पर पूसा देती बोली, जब उनकी इतनी मोहब्बत पर वो मुस्कुरा कर रह गया था। देख लें फिर आपकी दुआओं की वजह से ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। आहन उनका हाथ थामकर मोहब्बत से बोला, एक बात पर मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, इतनी बड़ी बात हो गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं। इसका यही मतलब है ना कि आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? आहन उनकी तरफ देखता नाराज़गी से बोला था, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम जानते हो तुम मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर अजीज़ हो। मैं किसी किस्म का कोई फ़साद नहीं चाहती, इसलिए खामोश रहना ही बेहतर समझा। आसिम बेगम नज़रें चुराती बोली, और वो इसे हाजरा बेगम की धमकी के बारे में क्या बताती जो उन्होंने आहन को कुछ भी ना बताने के लिए दी थी। वो नहीं चाहती थी आहन को कैसे पता चला। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे पूरा यकीन था आप ज़रूर आएंगे। हिफ्सा अहान को आसमा बेगम के पास बैठा देखकर चहकते हुए आगे बढ़ी थी। कैसी है मेरी गुड़िया? अहान उसे बाजुओं के घेरे में लेते मोहब्बत से बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच भैया मेरी एक कॉल पर फ़ौरन आने के लिए। हिफ्सा अहान के साथ लगकर बैठते बोली, जब उसकी बात पर आसमा बेगम ने उसे घूरा था। देख रहे भैया आप, अम्मी मुझे कैसे गुस्से से देख रही हैं कि मैंने आपको क्यों बताया? आपके जाने के बाद ये मुझे डांटेंगी भी।
حفصہ منہ بناتی اہان کو ان کی شکایت کرتے بولی، بالکل بھی نہیں بڑی امی، میری گڑیا کو کسی نے نہیں ڈانٹنا، بہت اچھا کیا اس نے مجھے انفارم کر کے، اور آئندہ بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اہان نے حفصہ کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، جس پر آسمہ بیگم ہولے سے مسکرائی تھی۔ ہینا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ اہان نے ہینا کی غیر موجودگی نوٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا، آپ ہی اپنے کمرے میں ہے؟ حفصہ کے بتانے پر اہان اس طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کی آواز پر ہینا نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن اپنے سامنے کھڑے اہان کو دیکھ کر وہ روتے ہوئے بھاگ کر اس کے گلے لگی تھی۔ بھیا مجھے شادی نہیں کرنی، ہینا اس کے ساتھ لگی روتے ہوئے بولی۔ رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی زندہ ہے ابھی، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی نا انصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اہن کی بات پر ہینا نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، ہینا آنسوں کے درمیان بولی۔ میں سب جانتا ہوں، میری بابا سے بات ہو چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ابھی رونا بند کرو۔ اہن نے اس کے آنسو صاف کرتے پیار سے کہا، جس پر ہینا نے آنکھوں میں حیرانی لی اس کی طرف دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کی بات پر اہن نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، ہینا خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ اسے اپنا یہ بھائی جان سے بڑھ کر عزیز تھا، جو ایک گھنے سائے کی طرح ہر وقت ان کے لیے موجود ہوتا تھا۔ جب اسے خوش دیکھ کر اہان بھی مسکرایا تھا۔ حسنین رضا میر کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جو ان کے لیے کروڑوں کا ورثہ چھوڑ کر گئے تھے۔ حسنین رضا میر بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان سے چھوٹی ان کی بہن صفیہ تھی، جو شادی کے بعد اپنے گھر میں آباد تھی۔ ان سے چھوٹے فرقان رضا میر تھے، جن کی شادی کے کچھ مہینے بعد ان کی بیوی کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کے بعد بہن بھائیوں کے بار بار کہنے پر انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری بیوی سے ان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ حسین رضا میر نے پہلی شادی اپنی والدین کی مرضی سے اپنی یتیم ماموزاد آسمہ بیگم سے کی تھی، جن سے اتنے سال اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اولاد کی خواہش میں دوسری شادی اپنی چچا زاد حاجرہ بیگم سے کی تھی۔ حاجرہ بیگم ایک بہت ہی تیز خاتون تھی۔ حاجرہ بیگم نے اہان رضا میر کو جنم دے کر حسنین رضا میر اور اس پوری حویلی پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد آسمہ بیگم کے ہاں ہینا اور پھر حفصہ کا جنم ہوا تھا، لیکن وہ حسنین رضا میر کو بیٹا نہیں دے پائی تھی اور نہ ہی کبھی حاجرہ بیگم جیسا مقام حاصل کر پائی تھیں۔ حاجرہ بیگم نے ان کو اور ان کی بیٹیوں کی حیثیت حویلی میں ملازموں کے برابر ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت انہیں کسی نہ کسی طرح بے عزت کرنے اور نیچے دکھانے کے چکروں میں لگی رہتی تھی۔ اہن شروع سے ہی بہت حساس طبیعت کا مالک تھا، گھر کا ماحول اسے بہت ڈسٹرب کرتا تھا۔ کچھ حاجرہ بیگم کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ کافی ضدی اور دھڑ ڈرم ہو گیا تھا۔ اس سارے ماحول سے تنگ آ کر وہ زیادہ تر ہاسٹل میں رہنے لگا تھا، جہاں وہ کافی بری صحبت کا شکار ہو چکا تھا۔ پھر کچھ عرصہ لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس جب گھر لوٹا تو گھر کا ماحول بھی ویسا ہی تھا، بلکہ اب تو آسمہ بیگم کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کو بھی ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھنا مجید اہان کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے حسنین رضا میر سے کہہ کر آسمہ بیگم کی حویلی میں ایک الگ پورشن دلوا دیا تھا، جہاں اور تو اور نہیں لیکن وہ حاجرہ بیگم کی ہر وقت کے طعنوں سے محفوظ تھیں۔ ان کے حالات دیکھ کر اہن آسمہ بیگم اور اپنی دونوں بہنوں سے کافی قریب ہو گیا تھا، اور اپنی سگی ماں کی حرکتوں نے اسے ان سے کافی دور کر دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حاجرہ بیگم نے آسمہ بیگم کو مزید تکلیف پہنچانا شروع کر دی تھی۔ وہ سمجھتی تھیں آسمہ بیگم انہیں ان کے بیٹے سے دور کر رہی ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے ہینا کا رشتہ ایک کافی بڑی عمر کے شخص سے طے کروا دیا تھا۔ اہن کو جیسے ہی حفصہ کے ذریعے پتہ چلا، وہ فوراً وہاں پہنچا تھا اور ان دونوں کو یہ سب کرنے سے باز رکھا تھا۔ آسمہ بیگم کو شروع سے اہن بہت پیارا تھا اور اب اس کے اتنا خیال اور عزت دینے پر مزید عزیز ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر اشمل یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اشمل سدرا کے ساتھ وارڈ کا راؤنڈ لگا کر واپس آ رہی تھی جب نرس نے اس کے پاس آتے سرخ گلابوں کا فریش بوکے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میرے لیے کس نے بھیجا ہے؟ اشمل حیرت سے بوکے تھامتی بولی، جب نرس لاعلمی سے سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ویسے جس نے بھی بھیجا ہے یہ ہے بہت خوبصورت، سدرا پھولوں کی خوشبو سونگھتی بولی۔ اشمل بوکے کو اوپر نیچے کر کے دیکھ رہی تھی کہ بھیجنے والے نے کچھ تو رکھا ہی ہوگا بیچ میں۔ اس نے زور سے ہلایا تھا جب اس میں سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکل کر نیچے گرا تھا۔ جھک کر کارڈ اٹھاتے اشمل نے کھول کر دیکھا۔ کارڈ پر لکھے الفاظ دیکھ کر اشمل نے ناگواری سے بوکے کو اٹھا کر پاس پڑے ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ دکھاؤ مجھے کیا لکھا ہے اس پر؟ اشمل جو کارڈ کے بھی ٹکڑے کرنے والی تھی، سدرا اس کے ہاتھ سے لیتی بولی، اہن رضا میر کی طرف سے پہلا نظر۔ اس سے پہلے کہ سدرا آگے بڑھتی، اشمل کارڈ اس کے ہاتھ سے چھین کر ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ڈسٹ بن میں پھینکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ شخص سمجھتا کیا ہے خود کو، گھٹیا لوفر ایڈیٹ! اشمل غصے سے اسٹاف روم میں اپنا پرس اٹھاتی بڑبڑاتی ہوئی بولی، جب اسی وقت اس کا فون بجا تھا۔
उससे मैं बिना अनजान नंबर पर गौर किए इशमल ने फ़ोन अटेंड करते कान से लगाया था। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? कैसे लगे मेरे फ्लावर्स? फ़ोन स्पीकर से उभरती आवाज़ सुनते इशमल ने गुस्से से दांत भींचे थे। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इतने फ़िज़ूल लफ्ज़ों से पुकारने की? इशमल स्टाफ रूम से निकलती गुस्से से बोली, नंबर क्या? मैं तो तुम्हारा सारा बायोडाटा मालूम करवा चुका हूँ डॉक्टर। गुलशन कॉलोनी में रहती हो, वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम हैं, 2 छोटे बहन-भाई हैं, हुमा और राहत, और सच में अपनी होने वाली सासू माँ का ज़िक्र करना तो भूल ही गया मैं। वो एक घरेलू सादा-सी खातून है। और रही बात ऐसे पुकारने की, तो अब बंदा अपनी होने वाली बीवी को और कैसे पुकारे? कोई अच्छा तरीका है तुम्हारे पास तो वो ट्राई कर लेता हूँ मैं। आहम तस्वीर से उसकी बात का जवाब देता उसे मज़ीद तपा गया था। ये क्या बकवास है? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो सकता। इश्मल उसे इस तरह सब इश्मल उससे इसी तरह सब घरवालों के बारे में सुनकर घबराते हुए बोली। वो उसकी सोच से भी बढ़कर शातिर साबित हुआ था। शायद उसे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रही थी। लेट्स सी फिर किसकी सोच पूरी होती है। और हाँ, आइंदा ये रेड कलर पहने नज़र ना हो तो मुझे इस कलर में तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है। इस्माइल चलती हुई बाहर आ चुकी थी जब आहन की बात पर उसने जल्दी से इधर-उधर देखा था। जब उसकी नज़र कुछ फासले पे खड़ी ब्लैक शीशे पर वाली मर्सिडीज़ पे पड़ी थी। इस तरह मुझे ढूँढने की कोशिश मत करो। अगर मैं सामने आ गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। वैसे भी इस कलर में जितनी खूबसूरत तुम लग रही हो, मुझ पर खुद पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आहन उसके इर्द-गिर्द देखने वाली हरकत पर चोट करते बोला था, तुम एक इंतहाई पागल और बेशर्म इंसान हो। ऐसी बेहुदा बातें अपने गर्लफ्रेंड से करो जाकर, ताकि कोई फ़ायदा भी हो, और आइंदा मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना। इस्माइल उसकी बातों पर गुस्से से सुर्ख होती फ़ोन बंद कर पर्स में रखती वहाँ से हट गई थी, क्योंकि वाक़ई इस शख़्स का कोई भरोसा नहीं था। अभी से गाड़ी निकल कर सामने ही ना आ जाए। वो घर आकर बगैर खाना खाए सीधी अपने रूम में आ गई थी और तब से मुसलसल कमरे में परेशानी से इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ था। सिद्दर्थ का नंबर देकर उसने कॉल रिसीव की थी। इश्मल, क्या हुआ? तुम हॉस्पिटल से इस तरह क्यों आ गई यार? उसने बुके ही तो भेजा था। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? कब तक वो ऐसा करेगा? जब तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। सिद्रा उसे समझाते हुए बोली, सिद्रा, ये शख्स ऐसे डरने वाला नहीं। तुम नहीं जानती वो मेरे बारे में क्या क्या बात मालूम करवा चुका है, मुझ पर नज़रें रखे हुए हैं। वो इतनी आसानी से मेरा पीछे छोड़ने वाला नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा हार्ट पेशेंट है, उन्हें मैं किसी सूरत में कोई टेंशन नहीं दे सकती, और मम्मा वो तो वैसे ही हर बात की इतनी टेंशन लेती हैं, और अभी तो वैसे भी घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है, तुम जानती हो ना। इस्मत शदीद परेशानी से बोली, कह तो तुम ठीक रही हो, बात तो वाक़ई परेशानी वाली बात है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, क्या पता काम कर जाए। सिद्रा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ तो बताओ जल्दी से। इस्माइल जल्दी से बोली, अब अगर अगली बार उसने तुमसे कांटेक्ट किया तो तुम इसे साफ लफ्ज़ों में बता देना कि तुम इंगेज हो और बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। सिद्धार्थ की बात पर इस्माइल एक पल के लिए खामोश हुई थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे ऐसे कहने से वो पीछे हट जाएगा? इस्माइल कुछ देर के बाद बोली, अब मैं ये तो नहीं कह सकती, पर ट्राई करने में क्या हर्ज है? क्या पता पीछे हट जाए। ओके, देखती हूँ फिर मैं। बस उस फुदू शख्स से जान छूट जाए मेरी। ईश्वर नागवारी से बोली थी, वैसे तुम भी एक अजीब ही लड़की हो। बाकी लड़कियां जिस बंदे का पीछा करती हैं, जिसके ख्वाब देखती है, तुम इससे पीछा छुड़वाना चाहती हो। सिद्रा उसे छेड़ते हुए बोली, तो ये बंदा उन्हीं लड़कियों को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फिजूल शख्स। इशमल उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोली, बात सुनो लड़की, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी फूफो आई हुई बैठी हैं और तुम मुंह उठाकर अपने हुजरे में घुसी जा रही हो? जाओ कुछ लेकर आओ उनके लिए। हिना जो सर झुकाए अपने पोषण की तरफ जा रही थी, हाजरा बेगम की चिंकारती आवाज़ पर पलटकर उनकी तरफ देखा, जो सफीना बेगम उनके बेटे आरफिन के साथ बैठी थी। हाजरा बेगम ने अभी ये अपनी आदत बना ली थी कि हर आए गए के सामने उन्हें ऐसे ही जलील करना है। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? जाओ किचन में। हाजरा बेगम एक बार फिर हकारत से उसकी तरफ देखती बोली, जब हिना खामोशी से सर झुकाए किचन की तरफ बढ़ गई थी। यहाँ हर काम के लिए 10-10 मुलाजिम मौजूद थे, लेकिन हाजरा बेगम जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए सबके सामने ऐसा करती थी। वैसे भाभी, बहुत अच्छे से सीधा करके रखा हुआ है आपने इनको। सफीना बेगम की बात पर हाजरा बेगम मुस्कुराती अब उन लोगों का किस्सा शुरू कर चुकी थी। जब आरफिन ने तासुब से इन दोनों को देखा था, लेकिन उसने खामोशी रहना ही ठीक समझा था, क्योंकि इन दोनों के सामने उनकी साइड लेकर वो मज़ीद कोई नया ड्रामा नहीं खड़ा करना चाहता था। आरफिन की नज़रें बार-बार भटककर किचन की तरफ जा रही थीं, जहाँ कुछ देर पहले हिना नम आँखों के साथ गई थी। उसे हिना बचपन से ही बहुत पसंद थी, लेकिन चाहकर भी वो अपनी माँ के सामने अपनी पसंदीगी बता नहीं सकता था, क्योंकि वो भी इन लोगों को इतना ही नापसंद करती थी जितना हाजरा बेगम। अब वो बस अल्लाह से बेहतरी की दुआ ही कर सकता था।
डॉक्टर इशमल कोई पेशेंट है। डॉक्टर उस्मान के ऑफिस में बैठे हैं। डॉक्टर उस्मान ने आपको बुलाने के लिए कहा है। नर्स के पैगाम पर वो सारी लाती ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी। दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुई थी। डॉक्टर उस्मान की चेयर तो खाली पड़ी थी, लेकिन सामने वाली कुर्सी पर इसे कोई बैठा नजर आया था। जैसे ही वो आगे बढ़ी, सामने बैठे शख्स को देखा उसका दिमाग एक पल के लिए घूम गया था। जो मज़े से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। उस पर गुस्से भरी निगाह डालकर बगैर कुछ कहे इशमत वहीं से वापस पलटी थी। जब आहान ने सरस से उसकी कलाई पकड़ के उसे वहीं रोका था और खड़ा होकर इसके सामने आया था। अभी इतनी भी क्या जल्दी है जाने की डॉक्टर साहबा, पहले अपने मरीज़ का चेकअप तो कर लें। उसकी आंखों में झांकते हुए मैंने ख़याजी से बोला था। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम जैसे फजूल और घटिया इंसान से कोई बात नहीं करनी। इशमत गुस्से से हाथ छुड़वाती बोली, जब उसकी बात पर आहान ने उसके बाजू को झटका देकर खुद से करीब किया था। अगर मैं तुम्हारी हर बात आराम से सुन लेता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगी। मेरी नरमी से बात करने का तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। आन सख्त लहजे में बोला। तो किसने कहा है तुम्हें अगर आकर मुझसे बात करो, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? इशमत पीछे करते हुए तरफ करती हुई उसके अंदाज में बोली। उस दिन बताया तो था क्या चाहता हूँ मैं। आहान उसके गुस्से से लाल होते चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम जैसे इंसान से किसी सूरत शादी नहीं करूँगी। और तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए तुम्हें बता दूँ कि मैं एंगेज हूँ और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, इसलिए शराफत से मेरे रास्ते से हट जाओ। उस अशमल उससे अपना हाथ छुड़वाती वार्न करते लहजे में बोली। जब उसकी बात पर और अंदाज पर आहन ने जोरदार कहकमा लगाया जैसे अशमल ने उसे शादी की खबर नहीं कोई जोक सुनाया हो। ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम? अब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इशमत ने हैरत से आहान की तरफ देखा था। मेरी मासूम सी डॉक्टर, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस बात से मैं परेशान हो जाऊंगा और ऐसे बोलूँगा? आहान उसके हैरान चेहरे की तरफ देखता ज़रा संजीदगी से बोला, तुम्हें मैंने क्या कहा था? तुम सिर्फ मेरी हो। तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे मामले में मैं इतना बेखबर रहूँगा? एक एक बात का इल्म है मुझे, और जो बात चल रही है तुम्हारे घर में वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अभी वो मज़ीद बात करता, लेकिन सेल फ़ोन पर आती इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से नरमी से उसका कॉल छोड़ता वहाँ से निकल गया था। अहाद उस तरफ बहुत रश है, अकेले मत जाओ, आप ही अभी आ रही हैं, डांटेंगी तुम्हें। हुमा अहाद को रोड के करीब खड़े आइसक्रीम खिलाने वाले के पास जाते देखकर बोली। वो लोग इशमल के साथ शॉपिंग के लिए आए थे। इशमल इन्हें वहीं रुकने का कहकर सिद्रा के साथ दोबारा किसी काम से अंदर गई थी। जब अहाद आइसक्रीम देकर उसकी तरफ बढ़ा था, कुछ नहीं होता, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ ना हूँ, आप ही के आने से पहले जल्दी से ले आता हूँ। हुमा को जवाब देते हुए जल्दी से आगे चला गया था। यार अहान, आज कितने दिनों के बाद मुलाकात हुई है तुमसे, इतने दिनों से कहाँ थे? अम्माद हान से बलखैर होते खुश दिली से बोला था। मैं तो इधर ही था, तुम लगता है आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो। अहान उसकी तरफ तंजिया मुस्कुराहट छलते हुए बोला, जिस पर ढिठाई से मुस्कुराया था। मतलब तुम इतने गाफिल नहीं थे जितना बनते हो। 2 दिन पहले ही वो पाकिस्तान आई है, शायद किसी इवेंट के सिलसिले में। बहुत जिद कर रही थी तुमसे मिलने की। हमाद उसे टॉप मॉडल सुफिया के बारे में बताते हुए बोला, जो अहान रज़ा मीर की दीवानी थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है इस बारे में? अहान सर्द निगाह हमाद पे डालते बोला, क्या तुम उसकी गलती माफ़ नहीं कर सकते? कितनी बार वो तुमसे माफ़ी मांग चुकी है। हमाद ने एक बार फिर उसकी हिमायत में बोला था, तुम अच्छे से जानते हो मैं किसी को माफ़ नहीं करता, बल्कि सज़ा देता हूँ, और उसकी सज़ा यही है कि मैं उसकी शक्ल भी कभी ना देखूँ, और ना ही अभी मेरे पास इतना फ़ुज़ूल वक्त है उससे डिस्कस करूँ। गुड बाय। आहान अभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलकर बैठने ही लगा था जब सामने का मंजर देखकर एक पल के लिए रुका था। ओह शिट! सामने से वो लड़का अपनी ही मस्ती में चला आ रहा था जब पीछे से ड्राइवर से बेकाबू होता ट्रक उसके बहुत करीब था। वो गाड़ी को वहीं छोड़कर उस तरफ भागा था। आहा, साइड पर हो। हुमा अहाद की तरफ देखकर ज़ोर से चिल्लाई थी। अहाद ने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि ट्रक उसे टकराता, किसी ने इसे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचा था। आहन अहाद को पकड़कर पीछे करते हुए पास खड़ी गाड़ी से टकराया था। अहाद ने उसका दूसरा बाजू पकड़कर खुद को गिरने से बचाया था। वो डर के मारे हौले हौले कांप रहा था। आप ठीक हो? अहान उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे की तरफ देखता बोला, जब अहाद ने हौले से अस्पात में सर हिलाया था। आहत आहत, तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? हुमा रोते हुए आहत का चेहरा थामती हुई बोली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भाई की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हुमा आहन की तरफ देखते तशक्कुर भरे लहजे में बोली,
اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کیئرفل رہیں، اتنی رش والی جگہ پر یوں لاپرواہی دکھانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ احد نرمی سے اس کو جواب دیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں تم لوگوں کو وہاں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم لوگ یہاں کھڑے ہو۔ اشمل ان کو وہاں کھڑا دیکھ کر قریب آتے بولی، کیا ہوا تم دونوں کو؟ ہما تم رو کیوں رہی ہو؟ اشمل ان دونوں کی اتنی شکلیں دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ جب ہما نے نظریں نیچے کی اسے ساری بات بتائی تھی۔ کیا احد میری جان تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم لوگوں کو منع کیا تھا وہاں سے کہیں مت جانا۔ اشمل فکر مندی سے احد کو ساتھ لگاتے بولی، وہ پہلے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، تم انہیں مزید کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ ہما جس نے احد کو بچایا وہ کیا ہے کدھر؟ کب سے خاموش کھڑی سدرا اشمل کو ٹوکتے ہما سے پوچھتے ہوئے بولی، وہ ادھر، لگتا ہے وہ چلے گئے ہیں۔ ہما اس طرف اشارہ کیا تھا جہاں کچھ دیر پہلے اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا، لیکن اب وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اچھا چلو گھر چلتے ہیں، اللہ اس شخص کو اس نیکی کا اجر دے گا۔ اشمل احد کا ہاتھ تھامے ان کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھی تھی۔